हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। हमारे पार्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर रहे थे। हमने पार्ट नंबर 8 तक सभी प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। आइए शुरू करते हैं। आपके पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ये पार्ट आपके 8 नंबर का होने वाला है। एक एक नंबर के आपके पास 4 प्रश्न होंगे और दो दो नंबर के 2 प्रश्न होंगे। मतलब यहाँ से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, पहला हम परिचय डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। परावर्तन की घटना को पढ़ लो। परावर्तन मान लीजिए कोई पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ कांच है या अपनी जमीन है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण यहां से आती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, या हम कह सकते हैं जिस कोण से आती है उसी कोण पर वापस चली जाती है। ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। ठीक है, आने वाली किरण को कहते हैं, आने का मतलब होता है आपतन, तो क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब याद रखना, आज से आपतित और आज से आना, ये परावर्तन होने के बाद में बनी है किरण, तो इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, मान लीजिए हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ऐसा आप कहेंगे अभिलंब। अब आप कहोगे सर इसका नाम अभिलंब क्यों पड़ा है? क्योंकि कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये 90 डिग्री ये बन रहा है, ये 90 डिग्री। आप जानते हैं जो अर्धवर्त होता है उसका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना। इधर वाला ये जो कोण है, ये तो आपतित किरण बना रही है, तो इसको हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये कोण बना रही है अपनी परावर्तित किरण, तो इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है ना। परावर्तन के नियम, आपका पहला नियम है परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। देखिए इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित प्लस आपतित किरण प्लस अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम, मोस्ट नियम, इसको आप कहते हैं कोण आई, इसको आप कहते हैं कोण आर। तो कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब हम परावर्तन के ऊपर अपने जो दर्पण है वो बेस्ड है, तो हम दर्पणों के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, बाकी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर बता दूंगा। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। दर्पण, सर परावर्तन से दर्पण संबंधित क्यों है? क्योंकि दर्पण अपने होते हैं अपारदर्शी। दर्पण क्या होते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, हमको पढ़ने हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल सॉरी बच्चों, दर्पण होते हैं दो प्रकार के, समतल और गोलीय। यहां हमको गोलीय दर्पण पढ़ने हैं। ठीक है, समतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब और वस्तु बराबर आकार के होंगे। ठीक है, बराबर। यहां आपको दो पढ़ने हैं, उत्तल और अवतल।
अब सामान्य से इनकी परिभाषा, उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो, जो बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित का मतलब होता है उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो। अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा तो अंदर आपने पॉलिश की होगी, ठीक है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये हो जाएगा अपना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा परावर्तक पृष्ठ या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो या जो अंदर की ओर वक्रित हो। ये देखिए अंदर की ओर, ठीक है। ये हो गया अपना अवतल दर्पण। इनकी सामान्य से विशेषता, अपना जो उत्तल दर्पण है इधर से किरणें आएंगी, ठीक है, इधर भेजेगा, ठीक है, इधर से किरणें आएगी, इधर भेजेगा। परावर्तन के बाद में उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है ये किरणों को फैला देता है। यहां से कोई किरण आई ये फैला देगा, यहां से कोई किरण आई ये फैला देगा, ठीक है। अपने अवतल दर्पण की विशेषता होती है कोई प्रकाश की किरण आई उसको समेट देगा, कोई प्रकाश की किरण आई उसको एक जगह एक बिंदु पर समेट देगा, ठीक है। बाकी परावर्तन के नियम है, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब है, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं। एक छोटी सी विशेषता हम और देख लेते हैं, इनके उपयोग, ठीक है। अब दो दो तीन तीन उपयोग जरूर याद करके जाइए, एक एक नंबर के प्रश्न इनके उपयोग से और जो इनसे संबंधित परिभाषाएं होती है। जैसे आपका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है, फोकस बिंदु हो गया, फोकस दूरी हो गई। इधर लिख रहा हूं उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल के लिख लेते हैं, अवतल के उपयोग ज्यादा है, अवतल दर्पण। इधर हम लिख रहे हैं उत्तल दर्पण। आप अच्छी तरह दर्पण पढ़ लीजिए, आपको लेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूंगा। एक बार इनकी विशेषता अपने दिमाग में रखिए। अवतल दर्पण की विशेषता क्या है? किरणों को समेटना। उत्तल दर्पण की किरणों को फैलाना, किरणों को फैलाना, ठीक है, किरणों को फैलाना। अगर ये अपना उत्तल दर्पण किरणों को समेट रहा है तो इसका उपयोग होगा सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग होगा सर्च लाइट में, सर्च लाइट व टॉर्च में। देखो बच्चों, सर्च लाइट आपने फिल्में देखी होगी तो उनमें यहाँ पे सर पे लगा के रखते हैं ना, वो सर्च लाइट, उसमें होता है अपना अवतल दर्पण जो किरणों को समेट देता है। एक जगह कोई छोटी वस्तु पड़ी है तो उसको अपना अवतल दर्पण दिखा देता है, ठीक है, केंद्रित करके। तीसरा इसका उपयोग होगा सेविंग दर्पणों में, सेविंग दर्पणों में। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सेविंग को अपने हजामत भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब चौथा और उपयोग ध्यान में रख सकते हैं, दंत चिकित्सा में। क्योंकि अपने दांत एक छोटा सा अंग है, ठीक है, तो दांतों के अंदर कोई बीमारी है तो उसको अवतल दर्पण की सहायता से किरणों को एक जगह केंद्रित करके और वो अपने डॉक्टर पता लगाता है, ठीक है। ये दो चार उपयोग आपको ध्यान रखने। उत्तल दर्पण के ज्यादा उपयोग नहीं है, वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च दृश्य देखने में। पश्च मतलब होता है पीछे का, ठीक है। आपके जो ये, और आपको थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना है, ये हेडलाइट में होता है, वाहनों के हेडलाइट में होता है अपना अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है जो साइड मिरर होता है ना, साइड का कांच, साइड का कांच,
आपके बाइक में भी होगा जिसमें आप पीछे का सीन देखते हैं। सर उत्तल दर्पण पीछे का सीन देखने में क्या अपना रोल निभा रहा है, किरणों को फैलाना। तो पीछे से जो भी चित्र आता है ना उसको अपना जो उत्तल दर्पण है बिल्कुल छोटा सा करके बताता है, बिल्कुल छोटा। तो पीछे से जैसे बस आ रही है तो आपको छोटी सी बस दिख जाएगी, अपने जो मिरर है ना कांच उसमें छोटी सी बस दिख जाएगी। अगर आप अवतल दर्पण लगा देते तो अवतल दर्पण बड़ा चित्र बनाता है, ठीक है। तो बस आपको काफी दूर रहती है, जब से बस ही बस दिखती रहती है अपने पूरे कांच के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा और उपयोग आप ध्यान रखना, सीसीटीवी कैमरों में, या आप कह सकते हो सुरक्षा निगरानी में, सुरक्षा व निगरानी। ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब। पूरे चित्र आप देख लेना, जब वस्तु अनंत परिस्थित हो, जब वस्तु की परिस्थित हो, जब सी और एफ के बीच हो, ठीक है। तो कैसे अपने चित्र बनने हैं, यहाँ मैं आपको मेंशन करता हूँ जो अपनी ट्रिक है, ठीक है। कि आपके जो उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण के बराबर होता है, ठीक है। जो आपके अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण के बराबर होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके जो उत्तल लेंस है उसके सारे गुण अवतल दर्पण से मिलेंगे, और आपके जो अवतल लेंस है उसके सारे गुण उत्तल दर्पण से मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 100% गुण मिलते हैं। आपके ठीक उसी प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। केवल दो ही कंडीशंस बनती है, ठीक है। अगर दिए उत्तल दर्पण में बन रही है तो सेम दो कंडीशन बनेगी आपके अवतल लेंस में, ठीक है। ट्रिक अपनी ये है। ये मैंने आपको आगे चित्र दिया है, अपने जो मिरर्स हैं, अपने जो दर्पण है उनके उपयोग। कॉनकेव मिरर ये होता है अपना अवतल, ठीक है। कॉन्वेक्स होता है अपना उत्तल, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको सर्च लाइट में, दंत चिकित्सा में, ये आप देख सकते हैं। जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है ये अपने जो दरवाजे होते हैं उनमें भी लगाते हैं, ठीक है। ये आपके जो लाइट, जो आपके मिरर होता है, कांच होता है, गाड़ी का कांच, उसमें लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न आपका यहीं से बनेगा। वक्रता त्रिज्या, गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप वक्रता त्रिज्या को लिखते हो बड़े वाले आर से, ठीक है। वक्रता केंद्र, गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे आप लिखते हो बड़े वाले सी से। फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे आप लिखते हो छोटे वाले एफ से, बड़े वाले एफ से आप लिखते हो मुख्य फोकस को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं पिछली बार भी आई थी 2, आपको लगभग सारी पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बाकी की जानकारी मैंने आपको। शुरू करते हैं आपका पार्ट नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो आपके 4 नंबर का होने वाला है, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा। मतलब आपके इस पार्ट से भी छोटे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, नेत्र, ठीक है, आपकी आंखें। ये पार्ट अपने जो लेंस है उनसे संबंधित है। लेंस, पहला आपको देखना है नेत्र की संरचना। नेत्र में जैसे आपकी कॉर्निया हो गया, ठीक है, रेटिना हो गया, ये सब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर बताता हूँ रंगीन चित्र के साथ में, ठीक है। अपना अगला इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इसमें से दृष्टि दोष।
आप अच्छी तरीके से जानते हो 3 होते हैं, निकट, दूर और जरा। इनको आपको याद रखने की एकदम सिंपल ट्रिक है। निकट, निकट का मतलब होता है नजदीक। इसमें नजदीक अपना जो बिंदु है ना, जहां तक अपनी आंखें देख सकती है, वो बिंदु नजदीक आ जाएगा। बिंदु नजदीक आ गया तो निकट की वस्तु है तो दिखेगी, निकट का दिखता है, और दूर का नहीं दिखता। इसमें अपना बिंदु दूर हो जाएगा, ठीक है, नेत्र बिंदु जो होगा, तो दूर का तो दिखाई देगा, दूर का दिखाई देता है, ठीक है, निकट का नहीं दिखता। जरा दृष्टि दोष, इसमें आपको दूर का और नजदीक का तो दिखेगा, परंतु अपने जो केंद्र में, जो बीच में होगा ना, बीच में, जैसे यहाँ कोई वस्तु होगी तो वो तो दिख जाएगी, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है वो भी दिख जाएगी, परंतु जो बीच में है ना, वो धुंधला धुंधला दिखेगा बिल्कुल भी। अब मान के चलो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो कैसी कंडीशन होगी, जरा दृष्टि दोष। अब इनके उपाय देख लेते हैं। उपाय के लिए आपको तरीके यूज करनी है उड़ान। कौन सी तरीके यूज करनी है, उड़ान। डी का मतलब दूर, ठीक है, एन का मतलब नजदीक, यू का मतलब उत्तल, और ए का मतलब अवतल। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और नजदीक के लिए अवतल लेंस। और आपके अगर जरा दृष्टि दोष होता है तो आपको द्विफोक्सी, द्विफोक्सी मतलब आपका आधा तो उत्तल होगा और आधा अवतल होगा, ठीक है ना, इसे द्विफोक्सी कहते हैं। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, ठीक है। एक अपने पिछले पार्ट की मैं ट्रिक आपको बता रहा था, लेंस और दर्पण को याद रखने की, ठीक है ना। इस पार्ट के रंगीन चित्र और जो ट्रिक है वो हम डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड पर हम सबसे पहले देखते हैं अपनी नेत्र। एक बार आँख का चित्र आप अच्छे तरीके से देखिए। ये आपके आगे लिख रखा है कोर्निया, जिसको आप हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल, ठीक है, स्वच्छ मंडल। ये आपकी प्यूपिल रही, ठीक है, ये लेंस है, लेंस आपको पता होना चाहिए, लेंस कौन सा होता है, उत्तल। अब कारण सर उत्तल लेंस से क्यों होता है, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को समेट देता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस किरणों को समेट देता है, और किरण हमारी आँख के अंदर जाकर सिमटेगी तो वहाँ चित्र बनेगा, ठीक है, और हमको वस्तु दिख जाएगी। चित्र अपना यहाँ बनता है, इस वाले भाग पर, इसको हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। ये देखो, ये रहा रेटिना, ये अपनी ऑप्टिक नर्व, प्रकाश संवेदी जो नसें होती है ना, तंत्रिकाएं होती है, वो ये रही, जो अपनी मस्तिष्क से संदेश पहुँचाती है। मस्तिष्क उन संदेशों का विश्लेषण करता है और मस्तिष्क बताता है हमने किसको देखा है, ठीक है। ये आप सारे काम पढ़ लेना। अगला मैंने आपका प्रश्न लिया है, अपना इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो पानी की जो बूंदें होती है बरसात के समय, तो प्रकाश उनके अंदर से जब गुजरता है तो प्रकाश अपवर्तित और परावर्तित होता है, और हमको अंत में जो ये देखो, ये आपको दिख रहा है इंद्रधनुष, ठीक है, ऐसी संरचना बनती हुई दिखाई देती है। ध्यान रखना अपनी हमेशा पीठ के पीछे बनता है इंद्रधनुष, और सूर्य की दिशा के विपरीत, सूर्य की दिशा के विपरीत, सूर्य जिधर भी होगा उसके जस्ट विपरीत साइड होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी पीठ के पीछे सूर्य होना चाहिए, जब जाके हमको आंखों के सामने अपना जो रेनबो है, इंद्रधनुष है, वो दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको मेंशन किया इंद्रधनुष के रंग, जिसे हम VIBGYOR भी कहते हैं, VIBGYOR। आप इसे हिंदी में कहते हो बेनी आहे पीना
लाल। ठीक है, नेत्र दोष वगैरह मैंने आपको बता दिए थे। आप स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है वो वाला